गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने एंड किया था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस बार जा रहे हैं हम बात करने स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। ना इसमें हम क्या लिखते हैं, देखिए जो सिस्टम है हम क्या बोल रहे हैं कि द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड the system must be described in order to make any useful calculation. In order to make any useful calculation by specifying quantitatively each of the properties such as pressure, volume, temperature and so on। कोई भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स का यूज़ होते हैं, जैसे वो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम is referred as its state. The condition of a system is referred as its state, and the measurable property required to describe the state of a system are called state variable or state function, are called state variable or state function। क्लियर है कि द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज रेफर्ड एज इट्स स्टेट एंड द मेजरेबल प्रॉपर्टीज required to describe the state of a system are called state variable and state function। अब एक्चुअली स्टेट फंक्शन क्या होता है हमें वो समझना है, ठीक है। तो फर्दर हम बात करते हैं
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, हम इसकी जा रहे हैं बात करने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? अब देखिए, हम स्टेट फंक्शन की कब बात करते हैं, जब हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ये इस पर नहीं डिपेंड करता कि वो इनिशियल पर स्टार्ट हुआ तो फाइनल पोजीशन पर कैसे तक पहुंचा, नहीं, वो केवल इसी पर डिपेंड करता है कि सिस्टम हमारा इनिशियल एंड फाइनल पर पहुंच जाए। पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल से फाइनल जाने में हमने कौन सा पाथ का फॉलो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शन का, अगर हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन का, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए आपका अगर एक ये पॉइंट है और आपका अगर एक ये पॉइंट है, हो सके सिस्टम आपका यहाँ से गया हो सके आपका सिस्टम यहाँ से यहाँ आने पर ये वाला पाथ फॉलो करे, हो सके आपका सिस्टम यहाँ से यहाँ पर आने पर ये वाला पाथ फॉलो करे। ये वाला मान लीजिए पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2, ये पाथ नंबर 3, इसको हम मानते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको हम मानते हैं फाइनल पॉइंट। तो अगर हम स्टेट फंक्शन की बात करें तो ये केवल डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर, ये उस पर नहीं डिपेंड करता कि ये किस पाथ से गया है। तो अगर हम स्टेट फंक्शन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पाथ 1 इज़ इक्वल टू पाथ 2 इज़ इक्वल टू पाथ 3, क्योंकि ये केवल किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। तो ये हमारा कंडीशन किसके लिए हो गया, स्टेट फंक्शन के लिए हो गया। दिस इज़ द कंडीशन फॉर स्टेट फंक्शन। अगर हम बात करें पाथ फंक्शन तो आप देखिए कि पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 ऑल आर डिफरेंट। पाथ 1 आप देख रहे हैं पूरा ऊपर से कर्व होते हुए गया है, पाथ 2 को देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो किया है, पाथ 3 गया है। तो अगर हम पाथ फंक्शन की जब बात करेंगे ना तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ पाथ फंक्शन। ये किसका कंडीशन है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में हमने क्या देखा डिफरेंस, कि स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट never depends upon the path how it is achieved, whereas path function depends on the path followed to go from initial position to final position। clear? चलिए, तो अगर अब हम डिफाइन करते हैं, कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन, व्हाट इज पाथ फंक्शन, तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन का, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन का। तो स्टेट फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी is said to be a state function. A physical quantity is said to be a state function if its value depends if its values depend
only upon the state of a system, only upon the state of the system, and does not depend upon the path, and does not depend upon the path. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टेट फंक्शन। लेकिन यही अगर हम बात करें व्हाट इज पाथ फंक्शन, नाम से ही पता है पाथ फंक्शन मतलब पाथ पर डिपेंड करेगा। हम बात करते हैं व्हाट इज पाथ फंक्शन। तो आप क्या बोलोगे कि विच डिपेंड्स ऑन द पाथ। सिंपल लैंग्वेज में विच डिपेंड्स ऑन द पाथ मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर आने में कौन कौन से पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ पर डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। मतलब दोज फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो टू गो फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। क्लियर? तो ये हमें पता लग गया कि हम कब किसी को स्टेट फंक्शन बोलेंगे, कब हम किसी को पाथ फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगर हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करें तो इसमें कुछ प्रोसेस है जिनके हम बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्रोसेस हैं? जैसे एक प्रोसेस आपका हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक प्रोसेस आपका हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक प्रोसेस आपका हो जाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस दूसरा है। अगर हम तीसरा की बात करें तो ये हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा हमारा हो जाता है क्या? आइसोबारिक प्रोसेस। अगर हम चौथा का बोले तो ये हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा हमारा हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। और जो पांचवा हो जाता है वो हो जाता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ये हो जाता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि कब हम आइसोथर्मल बोलेंगे, कब आइडियाबैटिक बोलेंगे, कब आइसोबारिक बोलेंगे, कब आइसोकोरिक बोलेंगे एंड हम कब साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। एक एक करके हम पहले अच्छी तरह से समझेंगे कि किसको कब हम क्या बोलेंगे। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आपको पता है कि आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब सेम। थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। इसे क्या हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस
the process is said to be isothermal. The process is said to be isothermal if temperature remains fixed. If temperature remains fixed, या इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, तब हम जाके प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है डेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 में आप पढ़े होंगे मैथमेटिकल टूल्स में कि कोई भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ज़ीरो आता है, यानी डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आइसोथर्मल वर्ड सुनते ये दो डेटा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड चेंज इन टेम्परेचर dt विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा हो गया द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर हमारा हीट कांस्टेंट होता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि इफ़ अ प्रोसेस is carried out if a process is carried out under such a condition, if a process is carried out under such condition that no exchange of heat takes place, that no exchange of heat takes place between the system and the surrounding, between the system and the surrounding। कोई हीट की एक्सचेंज नहीं होती है। तो जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलोगे, आइडियाबैटिक प्रोसेस। या इसको आप क्या बोलोगे, आइडियाबैटिक प्रोसेस। या दूसरा में इसको आप क्या बोल सकते हो, जब कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो इसको आप थर्मली आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, इसको आप थर्मली आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं, थर्मली आइसोलेटेड। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका dq का वैल्यू है वो हो जाएगा ज़ीरो आइडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि जब आपका कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो जो हमारा इनिशियल हीट था वही हमारा फाइनल हीट हो जाएगा। तो dq मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ हीट। तो जब इनिशियल वही हीट है, फाइनल भी हीट मेरा वही है, तो दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये मीनिंग है जो आपको एकदम माइंड में सेटअप होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं व्हाट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। व्हाट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक नाम से आइसो मीन्स हो गया सेम और बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो हम क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस is termed as isobaric. The process is termed as isobaric, in which the pressure remains constant. That is, हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चेंज इन प्रेशर dP बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा मीनिंग हो गया किसका, आइसोबैरिक प्रोसेस का। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है सर? आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स आपका जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो फिर से वही बात हो गया कि द प्रोसेस is termed as isochoric. The process is termed as isochoric, in which volume remains constant. मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है वो हो जाता है 0, इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक मीन्स क्या होता है, सिस्टम जहाँ से स्टार्ट हो फिर वहीं पर आके एंड कर जाए। सिस्टम जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर अगर आके एंड कर गया तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। When a system undergoes a number of different processes, when a system undergoes a number of different processes and finally returns to its initial state, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके एंड हो गया, कॉमा, it is termed as cyclic process.
इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन एनर्जी डेली बराबर 0 होता है, चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल एच बराबर 0 होता है। ई मतलब एनर्जी एंड एच मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। अब अगर हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट करें तो हमें ग्राफ का जो नेचर है उससे पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या शो कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अगर आपको ये वाला अगर एक ग्राफ दे दिया, ये हो गया हमारा प्रेशर और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। हमने एक पॉइंट लेकर यहाँ से एक लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन को ऐसे किया, एक लाइन को ऐसे किया। अब आपको हर लाइन का बताना है नाम, कौन सा लाइन क्या शो कर रहा है। अगर हम लाइन नंबर ए की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, यानी ए वाला लाइन हमारा हो गया आइसोबैरिक, क्योंकि आप देखिए हर पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम बी वाला का बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बी वाला हो जाता है आइसोकोरिक, बी वाला हो जाएगा। अगर हम सी और डी की बात करें तो आपको पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसको हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। तो यानी ये वाला कर्व आइसोथर्मल है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कर्व में जितना डीपनेस ज़्यादा होगा वो आइडियाबैटिक कहलाता है। जो कर्व में जितना डीपनेस ज़्यादा होगा उसको आइडियाबैटिक बोलेंगे, और जितना डीपनेस कम होगा उससे हम आइसोथर्मल बोलेंगे। इसकी हम फर्दर समझेंगे आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों नीचे वाले को हम आइडियाबैटिक बोलते हैं, ऊपर वाले आइसोथर्मल बोलते हैं। लेकिन आप आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्लॉट करना हमारे ख्याल से आपने सीख लिया है। और अभी आप ये भी याद रखो कि ऊपर वाले कर्व को आइसोथर्मल बोलते हैं, नीचे वाले को आइडियाबैटिक क्यों बोलते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट हम प्रोसेस जाएंगे पढ़ने वो हमारा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए, पहले तो हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि कब हम प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे, कब हम प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलेंगे। ठीक, देखिए मान लीजिए आपका ये एक सिस्टम यहाँ ले लिया, हम एक सिस्टम को यहाँ ले लिए, इन दोनों के ऊपर एक हम पिस्टन रख दिए जो ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, हमारे पास सैंड है 1 kg। एक बार हमने क्या किया, ये पूरा 1 kg का सैंड इसके ऊपर इमीडिएट रख दिया, तो ये वाला पिस्टन इमीडिएट नीचे आ जाएगा। लेकिन अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सैंड का लोड है। तो जहाँ पर प्रोसेस इमीडिएट हो जाए उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जब तक सैंड इसके ऊपर रहेगा तब तक ये पिस्टन वापस अपना पोजीशन पर नहीं जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन। इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टन। लेकिन अगर आप क्या करो, इसमें से एक एक सैंड इसके ऊपर ड्रॉप करो, वन पीस ऑफ सैंड यू ड्रॉप, तो क्या होगा कि पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ वेट तो बढ़ेगा।
लेकिन इतना छोटा प्रोसेस या मूवमेंट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या बोले, जब आप एक एक सैंड का पार्टिकल उसके ऊपर ड्रॉप करोगे तो लोड तो बढ़ेगा पिस्टन के ऊपर, लेकिन इतना कम लोड बढ़ेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण जो मूवमेंट है वो इतना स्लोली हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या लगेगा कि सिस्टम अपना इनिशियल पोजीशन पर ही है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि लोड लेने के बाद भी सिस्टम अपने पोजीशन पर वापस आ गया। लेकिन एक एक सैंड का वेट इतना कम होता है कि चेंज तो होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इन दोनों की हम डिफरेंसेस की बात करें, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स डिफरेंसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस irreversible process। irreversible process irreversible process। अब देखिए, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का हम पहला बात करें तो हम क्या बोले, अब अगर एक एक सैंड आप बार बार डालोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा ना प्रोसेस चेंज होने में। और आपको एक एक सैंड का जब आप डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा पिस्टन अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर चेंज। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल बोले तो ये तो एक ही बार में आपने 1 किलो सैंड डाल दिया, इमीडिएट नीचे आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मतलब फास्ट, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस and takes finite time, and takes finite time। अगर हम दूसरा डिफरेंस की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आप एक एक सैंड बार बार डाल रहे हो तो हर बार कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है, लेकिन इरिवर्सिबल में एक ही बार पूरा काम हो गया, एक ही बार पूरा काम हो गया। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में हर बार कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इज मैक्सिमम किस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। लेकिन इसमें जो वर्क डन है, जो वर्क डन है, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। इसमें वर्क डन है वो मैक्सिमम नहीं है, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। क्लियर है। तो ये हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं। एक और चीज़ है, जब आपको हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, अगर प्रोसेस का नाम मेंशन्ड नहीं किया है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इरिवर्सिबल समझना है, और अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप इसको रिवर्सिबल ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस ही समझना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में।
इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसकी हम कैसे बात करते हैं, वो सब हम जा रहे हैं समझने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंटरनल एनर्जी। इसका सिंबल होता है कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी सिंबल इज कैपिटल। अब हम चलिए हम बात करते हैं कि हमारा इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कोई भी अगर एक सब्सटेंस इस यूनिवर्स में है तो उनका अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, उनका अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। हम क्या बोले कि एवरी सब्सटेंस possesses a fixed quantity of energy which depends upon its chemical nature as well as its state of existence। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। सिंबल होता है कैपिटल यू। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी। अब कौन कौन सा एनर्जी बॉडी को पोजेस कर सकता है, वो सारे एनर्जी के समेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, कभी कभी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी, प्लस कुछ कुछ बॉडी में रोटेशनल एनर्जी भी होता है, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है, प्लस बॉन्डिंग एनर्जी भी होती है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, एंड सो ऑन। तो जो जो एनर्जी एक सब्सटेंस में होता है, सबके समेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। अब मान लीजिए कि अगर हम दो सिस्टम का बात कर रहे हैं, आप मान लो कि अगर हम दो सिस्टम का बात कर रहे हैं, एक हमारा सिस्टम ए है और एक हमारा सिस्टम बी है। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए को हम मान रहे हैं यू ऑफ ए एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बी को हम मान रहे हैं यू ऑफ बी, तो हम बात करें कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। देयरफॉर difference between the internal energy, therefore difference between the internal energies in two states, internal energy in two states will be, इनके डिफरेंस क्या हो जाएगा। अब देखो, इनके डिफरेंस को हम शो करते हैं सिंबल डेल यू से। ये डेल यू क्या शो करता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इसकल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ बी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए। ये आपका हो गया इनका डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया इनका डिफरेंस। अब मान लो कि यही अगर हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, अगर मान लो हम कोई बात कर ले रिएक्शन का, तब हमारा चेंज इन या डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। डिफरेंस को आप चेंज भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, जो आप लिखे हो ऊपर आपने क्या लिखा है, यू बी माइनस यू ए, ये हो गया दो स्टेट का। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही हो जाएगा यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस यू ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ लेना कि आपको वो किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, प्रोसेस का दिया है कि क्या दिया है।
अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारा डेल यू कब पॉजिटिव होगा, कब ज़ीरो होगा, कब नेगेटिव होगा, तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। जैसे इसका अगर हम पहला केस बोले कि अगर डेल यू बराबर ज़ीरो होगा, ये कब होगा? जब हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा डेल यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। दूसरा केस हम बात कर रहे हैं कि डेल यू हमारा ज़ीरो से कब बड़ा होगा? डेल यू हमारा ज़ीरो से कब बड़ा होगा? जब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद जब आप निकालोगे तो हमारा डेल यू का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा आएगा, या आप इस केस में इसको ये भी बोल सकते हो डेल यू विल कम इक्वल टू पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारा डेल यू ज़ीरो से छोटा कब होगा? जब यू ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू इज़ लेस देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो हमारा डेल यू का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये तीन केस है कि हमारा डेल यू का वैल्यू ज़ीरो कब होगा, डेल यू का वैल्यू पॉजिटिव या ज़ीरो से बड़ा कब होगा, और डेल यू का वैल्यू नेगेटिव या ज़ीरो से छोटा कब होगा। ये सिंपल है, तो मैथमेटिक्स है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी यू। सबसे अगर हम पहली बात करें तो क्या है? इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें, इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। और तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस रहा, अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस रहा मतलब जिस पॉइंट से सिस्टम स्टार्ट हुआ वहीं उसी पॉइंट पर आके सिस्टम एंड हो गया, तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने बेटा कि व्हाट इज़ हीट एंड वर्क। हीट क्या होता है एंड वर्क क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हीट? हम जा रहे हैं बात करने हीट का। सिंबल क्या होता है इसका? छोटू क्यू। तो हीट क्या है बेटा? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम because of the difference in temperature. Heat is a form of energy, full stop. It flows from one system to another because of the difference in temperature. Clear है? तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो दो ही तरह का हो सकता है, चाहे वो हीट को एब्जॉर्ब करे या वो हीट को रिलीज़ करे। कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कर सकता है? चाहे वो बाहर का जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, या अगर ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो वो उसको सराउंडिंग में रिलीज़ कर सकता है। तो हम दो तरह की बात करेंगे इसमें। सबसे पहला क्या हम बात करेंगे? हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। पहला हम बात करेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम।
जब आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्व कर रहा है तो क्या होगा, सिस्टम का हीट एनर्जी बढ़ेगा, तो यानी उस समय जो हीट होगा वो जीरो से बड़ा होगा, और आप क्या बोल सकते हो, जो हीट होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। दूसरा अगर हम बात करें कि जब हीट रिलीज होता है, हीट गिवन आउट by the system, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, जब सिस्टम से हीट को हम बाहर दे रहे हैं तो क्या हुआ, सिस्टम का हीट डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब Q क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा, और क्या बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल टू नेगेटिव। ये दो टर्म आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत यूज आएंगे। क्लियर है कि अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट का वैल्यू बढ़ेगा तो हीट पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई अगर सिस्टम हीट को अगर वो रिलीज कर रहा है तो एनर्जी हीट घटेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ वर्क, जो हम अगले क्लास में इसको डिस्कस